नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के नवोदित अध्यक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। राघवेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। बहुत समय से प्रतीक्षा थी इस आयोग में अध्यक्ष पद के लिए। आपने इसे अभी सुशोभित किया है। सीधा और साफ सवाल कि बाल संरक्षण के लिए आप क्या करने वाले हैं? मैं चूँकि लॉ पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वह विधि की पढ़ाई है और विधि में भी बच्चों के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरा विषय है, जो मेरी रुचि है, वही मुझे काम मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि जो व्यक्ति चाहता है उसको वो काम मिले, या जो काम मिलता है वो उसकी रुचि का नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है देख करके कि मैंने जो अभी तक काम किया है उसी क्षेत्र का मुझे काम मिला है। मैं अपनी पूरी क्षमता से और पूरी तल्लीनता से इस काम को करूंगा। मेरे सामने जो बहुत सारे प्रश्न दिखते हैं, आज बड़े नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पेंडेंसी का इशू है, हम बहुत जल्दी इस पेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। बाल अपराधों में मध्य प्रदेश अभी उसका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कमोबेश नंबर 1 पर है। इस प्रकार का अगर NCRB के आंकड़ों पर गौर करें तो आपको क्या लगता है कि जो बालकों के प्रति, जो बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनको कम करने की दिशा में आप सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या मानते हैं? मेरा जो मानना है कि बच्चों में जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बढ़ती है, अपराध की जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण होता है पारिवारिक वातावरण। और यह केवल पारिवारिक वातावरण नहीं, सामाजिक वातावरण भी इसके लिए सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है परिवारों में, समाज में, अन्य जहाँ जहाँ से बच्चों के लिए इस तरह के संस्कार और व्यवस्था की जा सकती है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मैं देखता हूं कि बच्चों को संस्कारित करने के कितने तरीके हैं और वातावरण को प्रदूषित करने के कितने तरीके हैं, चाहे हम दूरदर्शन से देखें, पिक्चरों से देखें, तो बच्चों के संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा, ये इसमें भी मैं 2 पहलू देखता हूँ। एक, हाँ जी, जो बाल अपराध करते हैं और एक बालक या जो बच्चे जिनके प्रति अपराध होते हैं। कुछ अपराध करते हैं, कुछ बच्चों का, कुछ बालकों का अपराधों के प्रति एक रुझान बढ़ रहा है और दूसरा अपराध का शिकार हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मध्य प्रदेश में, भिक्षावृत्ति के मामले हों, ये बढ़ रहे हैं। तो इनको रोकथाम करने का, इनको कम करने का क्या ऐसे कदम आप उठाएंगे ताकि इस आयोग को एक उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाए और आपके कार्यकाल को भी लोग याद करें कि वाकई में बाल संरक्षण जो आयोग है उसने कुछ एक उल्लेखनीय कार्य किया? मुझे लगता है कि इसकी एक बार जड़ में जाना पड़ेगा, उन कारणों को खोजना पड़ेगा जिन कारणों से ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब उन कारणों की तरफ जाएंगे, और इसका सबसे बड़ा माध्यम है, मैं एक सबसे बड़ा माध्यम जो मानता हूँ वही जन जागरण है, सामाजिक अवेयरनेस है, सामाजिक जागरूकता है। और बच्चों के लिए इस तरह के छोटे छोटे सेंटर बनना चाहिए। पहले व्यवस्था समाज में थी, और समाज में क्यों, परिवारों में व्यवस्था थी, दादा दादी परिवार, संयुक्त परिवार, ये सारी चीज़ें हमें इस तरह की प्रवृत्तियों से दूर ले जाते थे। बाल आयोग का जो हमारा बाल आयोग के रूप में जो हमारा प्रयास रहेगा, हम इसमें शिक्षकों को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम इसमें स्कूलों को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम इसमें पेरेंट्स से भी अपील करेंगे। और सबसे बड़ा माध्यम जो चौथा स्तंभ है आप हैं, जो सारी दुनिया से, मैं अगर कोई शक्तिशाली माध्यम है तो मीडिया है, आपसे भी हम अपील करेंगे कि इस तरह की विज्ञापन, इस तरह की समाचार हम अधिक से अधिक संख्या में समाज के सामने जाएं, जिससे समाज के अंदर जो नेगेटिविटी बन रही है ये पॉजिटिव उसमें जाके। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आपका जो पृष्ठभूमि है, आपकी विधि की पृष्ठभूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पृष्ठभूमि में RSS का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो विधि से इस आयोग के अध्यक्ष पद के विधान तक आना, ये आपकी उस पृष्ठभूमि और कार्य की परिणति है या RSS से नज़दीकी का फायदा? मुझे लगता है, जैसे आपने भी बोला कि मैंने बताया कि मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूँ। मैंने LLB LLM PhD किया है, लॉ में किया है, और लॉ में भी मैंने बच्चों के ऊपर बाल अपराध, और ये मेरा विषय था। स्पीडी ट्रायल मेरा मुख्य रूप से शोध का विषय रहा है। तो दोनों का योगदान है मेरे संस्कारों में, और मेरे लिए संघ का बहुत महत्व है, और मेरे जीवन में वो महत्व है। बहुत साफ गोई से आपने इस चीज़ को स्वीकार किया, आपको साधुवाद। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, आजकल के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में, जैसे GNU का जो घटनाक्रम सामने आया, तो RSS
को लेकर पूरे देश में एक प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। अब ये भय है या भ्रम है, ये तो आप ही ज़्यादा अच्छे से इसको स्पष्ट करेंगे। किसी भी वस्तु विशेष के बारे में गहराई से नॉलेज ना होने पर उसके बारे में प्रतिक्रिया देना मैं इसको ठीक नहीं समझता। तो मैं इस बात को आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर आरएसएस को थोपा जा रहा है, हिंदुत्व को थोपा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मूलतः है क्या कि वाकई में आरएसएस के एक ऐसी विचारधारा है जिसको थोपना पड़े? विचारधारा तो ऐसी है जो सुगमता से प्रभावित हो जाए आदमी। देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आपने आरएसएस के बारे में या हिंदुत्व के बारे में फैसला सुना है। बहुत सारी चीज़ें भ्रम जैसी बनी हुई हैं, जैसे धर्म और रिलीजन दोनों को हम एक मानते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। मेरा धर्म यहाँ है, मैं बालायुग के रूप में अच्छा कार्य करूँ, मेरा रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। मुझे लगता है परिभाषा का जो एक बड़ी तरह से हमने घालमेल कर दिया है, हिंदी और अंग्रेजी और इसके शब्दों में किया है, इस कारण से एक बड़ी भ्रम की स्थिति हुई है। हर व्यक्ति का धर्म, एक पिता का धर्म है, मेरा एक पुत्र का धर्म है, मेरा एक चेयरमैन का धर्म है, मेरे साथ में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके प्रति मेरा धर्म है। इनको पालन करना, ये हमारी विचारधारा है। अगर ये किसी को लगती है राष्ट्र के प्रति मेरा धर्म है, एक सैनिक का धर्म क्या है, अगर मेरे देश की जय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर अगर इस देश में बहस खड़ी होगी तो मुझे लगता है कि जिस सनातन संस्कृति का ये देश है, दुनिया के आगे जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, और यहीं इस तरह की बातें खड़ी होंगी। आपने ये तो बहुत गूढ़ और बहुत दर्शन वाली बात कह दी, धर्म और रिलीजन। तो मैं रिलीजन का भी आपसे अर्थ समझना चाहूँगा। धर्म तो धर्म, मतलब आपके हिसाब से कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म, ठीक है ना? जैसे आग का अपना एक धर्म है। मैं तो आपने तो गीता के इस चरितार्थ कर दिया कि जो जिसका कर्म है वही उसका धर्म। अब जो उसका पंथ है, रिलीजन का मतलब आप पंथ से मान, बिल्कुल पंथ जी। तो पंथ में भी जो ये देश तो बहुपंथी रहा है, ठीक है ना, बहुआयामी रहा है, बहुसमावेशी रहा है। वर्तमान में ऐसा क्या इस देश में हो गया? मतलब बच्चे तो ठीक ही हैं, जड़ें निश्चित रूप से, अगर इस देश के भविष्य, इस देश के बच्चे, इस देश के किशोर सुधर जाएंगे तो हो सकता है कि हम इस देश की अवधारणा को समझ पाएं। लेकिन बच्चे इस बात को बड़े भी नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म और पंथ में क्या फर्क है। और पंथ में भी पंथ निरपेक्षता के साथ इस देश में एक जीने की आज़ादी है, बावजूद इसके जिस प्रकार का एक माहौल वर्तमान में बनाया जा रहा है, उस माहौल को आप क्या कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की छवि बिगाड़ने की कोशिश है या ऐसी ही छवि है? मुझे लगता है इस प्रश्न पे चर्चा होना भी उपयोगी होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जिस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति, अगर राष्ट्रभक्ति पे ये हो जाएगा राष्ट्रभक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत माता की जय और भारत माता के जय नहीं पे अगर चर्चा होगी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो सनातन विचारों से रहता है और इस देश को अपनी माँ मानता है, ये प्रश्न है ही नहीं, ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीयता और गैर राष्ट्रीयता केवल दो इशू होना चाहिए। मेरा मानना है एक राष्ट्रीय, एक अराष्ट्रीय है। जी, आप भारतीय नहीं, या तो मैं देशभक्त हूँ या नहीं हूँ। नहीं, फिर तो भारतीय नहीं है ना। जब आप देशभक्त नहीं है, जब आप इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति अगर आप निष्ठाएं नहीं रखते हैं, आस्थाएं नहीं रखते हैं, तो फिर तो आप इस देश के वासी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि एक जिस प्रकार से जेएनयू से जो बात निकली, फिर वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में गई और जादवपुर यूनिवर्सिटी से इतर पूरे वैश्विक परिदृश्य पे गई और पूरे विश्व ने, जो विश्व गुरु था भारत, जो ज्ञान की गंगा बहाता था, इस मुद्दे पर भारत को ज्ञान दे डाला कि नहीं कहीं ना कहीं एक असहिष्णुता है आपके बीच में और आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा रहे हैं। और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी निकल के सामने आए, रही सही कसर हमारे कमिश्नर जो वहाँ के बीएस बस्सी थे उन्होंने पूरी कर दी। तो कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर तो है। आपको क्या लगता है कि आखिर राष्ट्रवाद और देशभक्ति पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस देश में? ऐसा क्या पिछले सालों में रहा जिस वजह से माहौल बदलने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी? मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, मैं फिर वही कहूँगा, ये प्रश्न किसी देश में पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है पूछने लायक प्रश्न होगा। राष्ट्रभक्ति हर पल जीने का विषय है। हमारा सैनिक कहा कि मुझे राष्ट्रभक्ति पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सीमा पर जो बड़ी ताकत से खड़ा हुआ है हमारा सैनिक, अगर वो देखे कि मेरे पीछे खड़े हो लोगों के विषय में, तो मन में ये संशय है कि राष्ट्रभक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा? क्यों वो 18-18 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के हमारे सीमा पर शहीद होते हैं?
मैं देखता हूँ जो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर पहला परमवीर चक्र विजेता पंडित सोमनाथ शर्मा का नाम पसंदता है। एक बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने किया, और वो घटना अगर आप कभी देखेंगे तो बड़ी हृदय विदारक है, मतलब हृदय विदारक छूने वाली तरह। सोमनाथ शर्मा का एक्सीडेंट हुआ तो उनके हाथ में फ्रैक्चर था, इस वजह से वो जा नहीं सकते थे, और उन्होंने अपनी बटालियन से बोला कि नहीं मैं जाऊँगा, और सबको छोड़ करके वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचे और उसमें उनको परमवीर चक्र मिला। वो इतना भयानक युद्ध था, इतना बड़ा युद्ध था, उसी युद्ध में निशाने हैदर मिला पाकिस्तान के व्यक्ति को। ये दोनों कभी एक साथ में भी सेना में काम करते थे। तो मुझे लगता है अगर ये जज्बा नहीं होगा तो राष्ट्रभक्ति कैसे होगी? और जिस देश के अंदर जिन नागरिकों के बच्चों के अंदर ये और बड़ा मसला है, चूंकि विषय से इतर मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं पुनः आपके मूल विषय पर आता हूँ। वो विषय ये है कि अगर आपने देखा हो अभी कुछ समय से छात्रों में जी एक अध्ययन को लेकर, शिक्षा को लेकर और साक्षरता को लेकर एक फर्क खत्म हो गया है। मतलब कैसे भी करके एक जॉब मिल जाए, ये आज की एजुकेशन का एक की कंसर्न है कि पढ़ने का मतलब है कि उसको नौकरी मिल जाए। जी जी। तो वो एक ऐसा भय का वातावरण, एक ऐसा प्रेशर का वातावरण निर्मित हो रहा है कि छात्र परीक्षा देने के पहले सुसाइड कर रहे हैं। जो वर्तमान की परिस्थिति है, वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, आखिर क्या ऐसे कारण है कि छात्रों को वो इतना संबल नहीं दे पा रहे हैं कि छात्र उस परीक्षा का एक प्रतिबद्धता के साथ सामना कर पाए? मैं इसको दो तरीके से उत्तर देना चाहूँगा। एक, मुझे 15-16 साल पुरानी घटना याद आती है खंडवा ज़िले की। खंडवा ज़िले के कॉलेज की कोई घटना है जिसमें एक व्यक्ति अपनी कार से दौड़ा करके एक लड़की की कॉलेज परिसर में हत्या कर देता है। उस दिन से मैं इस बात को लेकर के बड़ा परेशान हूँ, या उस समय जो अखबारों में आता था देख करके लगता था कि आखिर शिक्षा के इस मंदिर में सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन एक आदमी की इतनी हिम्मत हो जाती है और बाकी लोग इतने मूक दर्शक बने रहते हैं, तो कहीं शिक्षा में बहुत बड़ा दोष है। पर शिक्षा ने हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं कर सका कि मेरे सामने एक बच्ची की हत्या हो रही है और मैं उसको देखता रहूं, तो मुझे लगता है शिक्षा का बहुत बड़ा दोष है। शिक्षा में संस्कारों की ज़रूरत है। संस्कार विहीन शिक्षा, जैसे कहते हैं बगैर प्राण के शरीर होता है, वैसा होता है। इसलिए शिक्षा में संस्कारों की आवश्यकता है। यह जो घटना बढ़ रही है, मुझे आज भी मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों की तरफ हमें प्रवृत्त करना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो किशोर आयु के जो छात्र छात्राएं हैं, चूँकि वो आपके आयोग के महत्वपूर्ण घटक जी जी, और वो शिक्षा से भी जुड़े हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं, तो इनसे संबंधित जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, इन सब विभागों से आप वो आवश्यक तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे, कवायद करेंगे, जिससे शिक्षा भी मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, स्वास्थ्य मिले और उनका सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ ये नहीं कि अपराध रोक दिए जाएं, अपराध ना होने दिए जाएं। अगर चहुमुखी विकास की बात करें तो बाकी विभागों से भी तालमेल बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे हमारा बाल संरक्षण आयोग है, तो एज पर एक्ट वो सारी चीज़ें हैं, वो हमें करना ही है। लेकिन जब बच्चों की मनोवृत्ति को समझ के भी हमें कुछ काम करना चाहिए, करना पड़ेंगे। हम परिवारों में देखते हैं बच्चों को मनोवृत्ति को देख कर ही काम किए जाते हैं। तो इस मनोवृत्ति के लिए हम जो घटक जिसके लिए महत्वपूर्ण होते होंगे, हम सबसे बेहतर एक तालमेल बनाएंगे और हम सबको इस काम में लगाएंगे। और सबसे बड़ा माध्यम मेरा मानना है, वर्तमान व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी उजागर होती है हर जगह। आप देखते हैं कि कभी एक अगर सामान्य उदाहरण, बहुत सहज सा उदाहरण दें कि एक विभाग आता है, वो सड़क का निर्माण कर देता है, दूसरा विभाग आता है, वो उसको खोदता है, उसमें केबल डाल देता है, तीसरा विभाग आता है, वो उसमें सीवर लाइन बिछा देता है, और पूरे साल भर काम चलता है, पूरी शिद्दत से काम चलता है, लेकिन वो खोदने और बिछाने का काम चलता है। अगर वही एक बार तालमेल हो जाए तो एक ही बार में सारे काम हो जाए। तो संरक्षण के लिए, किसी भी चीज़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए तालमेल बहुत आवश्यक है। अब वो एक्ट में क्या है, ये तो निश्चित रूप से आप जब अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन एक्ट के बाहर जाकर, चूंकि आप जिस व्यवस्था से आए, आरएसएस के जिस पृष्ठभूमि से आए, वहाँ तो इस भाववत्सल भूमि को नमस्ते करने की पहली शिक्षा आपको दी जाती है। तो जिस प्रकार का तालमेल आपके पृष्ठभूमि में है, वो तालमेल क्या आपके इस कार्य संयोजन में दिखेगा? बस दिखेगा। यह है मेरा, अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपका पहला संकल्प क्या होगा, तो यही होगा कि बेहतर तालमेल हो। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी जी का बड़ा सब जगह चारों तरफ जय जयकार बोला जा रहा था। एक अंग्रेज पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आपकी नज़र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो वास्तव में स्वामी जी का जो उत्तर था वही आज की समस्या का हल है।
स्वामी उत्तर देते हैं कि मेरे देश के युवाओं के, बच्चों के निस्तेज चेहरे, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चों का बचपना ख़त्म हो रहा है, जो उनकी एक निस्तेजता आ रही है, तेजस्व खत्म हो रहा है, वह हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज भी हमारे लिए वही समस्या है कि हम बच्चों के बचपना कम होता जा रहा है, बच्चों को नंबर्स की मशीन की तरफ बढ़ रहे हों। जैसे 98%, 99% बच्चे इसी में, अपने बच्चे, बगल वाले बच्चे से वो एक देखता है तो उसके मन में एक हीन भावना पैदा होती है। फिर मुझे ऐसा लगता है जब घर वाले, माँ बाप कभी भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि कौन सा नंबर आया, पहली रैंक आई, दूसरी आई, इसी को लेकर के बच्चे तो बच्चे हैं। और दुनिया का सिद्धांत है कि हर आदमी की अपनी एक क्षमता होती है और उसकी क्षमता भी अलग अलग दिशाओं में हो सकती है, हर नंबर्स में नहीं हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंजीनियर और बहुत अच्छी मशीन के बारे में जानता हो। हमारा समाज का ताना माना ऐसा है कि जब कोई पीवी संधू बन जाता है तो नाम हो जाता है, जब कोई तेंदुलकर बन जाता है तो बड़ी इज्जत आओ भगत सम्मान हो जाता है, जब कोई सानिया मिर्जा हो जाता है तो भी हो जाता है, साइना नेहवाल हो जाता है तो भी होता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक जो उसके साथ व्यवहार होता है और जो उसके प्रति समाज की सोच होती है, जो शासन प्रशासन का जो सहयोग उस वक्त होना चाहिए, मतलब अगर वैश्विक परिदृश्य में मैं बात करूं तो चाहे खेलों के मामले में हो, अन्य प्रतिस्पर्धाओं के मामले में हो, ओलंपिक से लेकर बड़े बड़े आयोजन इसका उदाहरण है, हम बहुत पीछे खड़े हैं। उसका एकमात्र कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास में सिर्फ जो आपने कहा कि नंबर लाने को ही एक बड़ा कारण माना गया। तो आप बाल संरक्षण आयोग के तहत ऐसे क्या नए आयोजन, ऐसे क्या नए विचार, ऐसे क्या नए जन जागरूकता अभियान आप चलाने वाले हैं जिससे इस देश को, इस प्रदेश को एक सोच दी जा सके कि ये जो छात्र, ये जो बच्चे हैं, ये देश का भविष्य हैं और ये सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, इससे इतर भी हो सकते हैं, आप स्वयं भी हो सकते हैं। विधि का पढ़ाई करके आप समाज का विधान बदलने की कवायद में निश्चित रूप से तो उसमें कहीं ना कहीं माता पिता का तो योगदान रहता है। तो आखिर ऐसे इस आयोग की जड़ें प्रदेश के अंदर ऐसे कैसे गहरी बैठा पाएंगे आप कि इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो संकल्पना है, उसको सार्थक कर पाएं? मैं फिर इसका एक इतिहास में से एक आपको घटना लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समाज को कभी भी कुछ सीखना है तो अपने इतिहास से, इतिहास शाश्वत होता है। मुझे ध्यान में है कि एक घटना मैंने पढ़ी है। आचार्य चाणक्य रास्ते से घूमते हुए निकले, उन्होंने एक बच्चे को देखा कि अपने बच्चों के साथ में बैठ करके एक बहुत बेहतर डिसीजन कर रहा था। उन्होंने पकड़ लिया कि ये बच्चा योग्य हो सकता है। चाणक्य उस बच्चे की माँ के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं ये बच्चा मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों? बोला मैं इसको सम्राट बनाऊंगा। तो माँ का जो उत्तर था, कोई भी माँ जो बच्चा पैदा करती है, जो उसका बच्चा होता है, वो किसी सम्राट से कम नहीं होता। आचार्य चाणक्य का जो उत्तर था वो वास्तव में हमेशा शाश्वत रहेगा। उन्होंने बोला कि माँ तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं इसको संभव करूँगा। तो आज जो सारी परिस्थितियां हैं, हमने जिन परिवारों में बच्चे होते हैं, वो संभावना है। अब इस संभावना को संभव करना हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो बाल आयोग के नाते संरक्षण का तो जवाबदेही आपकी है, बहुत सारे विभागों से आपको देखिए, एक महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, स्कूली शिक्षा विभाग भी है। तो ये सब कहीं ना कहीं बालकों से, बच्चों से रिलेट करते हैं, इनसे संबद्धता रखते हैं। तो इन सब विभागों की जवाबदेही बालकों के प्रति हो ताकि उनका संरक्षण, और मैं तो ये कहूँगी ये सिर्फ संरक्षण आयोग ना हो, आपके कार्यकाल में ये संवर्धन आयोग हो। मेरी तो ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति। तो उन सब के लिए आपको एक बड़ी कवायद करने की ज़रूरत है। आज आप उत्कृष्ट तो हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई में आपने जिनके उदाहरण दिए तब तक आप नहीं रुकेंगे जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते? अवश्य भी मेरा यही संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं पूरी शक्ति के साथ में, मैं, हमारा आयोग, हमारे आयोग की टीम और सरकार की जिस तरह की मंशा है, सरकार ने बच्चों के प्रति इस तरह का ध्यान दिया है। अभी मैं रोज़ाना चलते फिरते FM पर हमारे मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट सुनता हूँ कि बच्चों से इस तरह की उन्होंने अपील की है, और जिस तरह की उनकी अपील बच्चों को छूती है, तो मुझे लगता है सारे के सारे प्रयास उस दिशा में हैं। और अभी हम कहें कि हमने बहुत छोटी सी मुट्ठी भर नापा है और सारा आसमान बाकी है। हम पूरी क्षमता के साथ इस कार्य को करेंगे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो मैं मानता हूँ मीडिया का है। और आप जिस तरह से सारे विषयों को उठा रहे हैं, इसलिए मुझे आशा नहीं तो पूर्ण विश्वास है कि जितना सब लोग काम करते हैं उतना दिखाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो जितना करना से कोई परिणाम निकलते हैं उतने ही दिखाने से निकलते हैं। हम और आप मिलकर के इस बेहतर उसको बनाएंगे और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं
और उसको हम बहुत अच्छी तरह से, मैं एक संरक्षण आयोग के, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के नाते सभी से अपील करता हूँ, बच्चों के बचपने को बढ़ाओ। मैं शिक्षक, स्कूल के शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि उसके अंदर से संभावनाएं तराशो, कितनी असीम संभावना छिपी हुई हैं उसके अंदर में, उस संभावना को कहीं हम किसी नंबर की दौड़ में ख़त्म न कर दें। सबसे मेरी अपील है, समाज से है, स्कूलों से है, शिक्षकों से है, मीडिया से है, धर्म संस्थानों से है कि बच्चों का बचपना बचाओ। बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस देश का बच्चे अच्छे होंगे वो देश अच्छा होगा। दुनिया में सबसे अधिक युवा हमारे यहाँ हैं और हमारे लिए जो आयोग है उसका जो एज ग्रुप है वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है और जो हमारी पूंजी है वही हमारी ताकत है। उस ताकत को संस्कारित तो सही दिशा देने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के इस काम को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से आपसे चर्चा हुई, निश्चित रूप से डिग्रियां, फिर अर्जियां, फिर गोलियां, सल्फास, ऐसे न जाने कितने सपने गुम यहाँ पर हो गए और जिनको आती थी कुछ हटके करने की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो गए। हर बच्चे के अंदर एक असीम संभावना है। मध्य प्रदेश का यह आयोग न सिर्फ बालकों का संरक्षण करेगा बल्कि उनका संवर्धन करेगा और उनके चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हर वो पहलू को टटोला जाएगा जो इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके आपकी हर बात पर स्पष्ट और सहज राय को सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया और मेरी बात को आप मेरे प्रदेश के बच्चों, नौनिहालों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।